Bismillahirrahmanirrahim. We will continue our yesterday lecture, production planning and scheduling. Six jobs A, B, C, D, E, and F are to be processed on two machines M1 and M2 in the sequence M1, M2. The operation times of each job on the two machines are given in the below table. Determine the sequence of the job schedule for minimum total production time. दो मशीनें ए बी सी डी ई एफ 6 डिफरेंट जॉब्स होनी है हर मशीन पर. वी हैव टू मशीन्स एंड एवरी मशीन हैव 6 डिफरेंट जॉब्स. अब 6 डिफरेंट जॉब्स कौन सी हैं? मसलन कि एक सिंगल स्टिचिंग मशीन है, एक डबल स्टिचिंग मशीन है. सपोज आपकी आसानी के लिए योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने पॉकेट भी सी सिंगल स्टिच से करनी है, मैंने कॉलर भी स्टिच करना है, मैंने कफ भी लगाना है, मैंने नीचे से उसकी स्टिचिंग भी करनी है. सो वी हैव 6 डिफरेंट जॉब्स इन अ सिंगल स्टिचिंग मशीन. बेटे माइक ऑफ रखें. किसका माइक ऑन है? वकास तेरा माइक ऑन है. अच्छा जी. और दूसरी मशीन है, उसमें भी 6 डिफरेंट जॉब्स हैं. अब देखना, एक पॉकेट सीने में 4 सेकंड्स या 4 मिनट लगेंगे, कॉफ सीने में 5 मिनट लगेंगे, या छोटा सा बटन लगाना है उसको तो 1 मिनट लगेगा, 5 मिनट. ये 6 डिफरेंट जॉब्स एक मशीन से आपने लेनी है. इसी तरह 6 डिफरेंट जॉब्स आपने दूसरी मशीन से लेनी है. इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होता है. अब सीक्वेंस ऑफ जॉब्स शेड्यूल फॉर द मिनिमम टोटल प्रोडक्शन टाइम. अब आपको टाइमिंग बता दिए गए हैं कि ए जॉब जो है 4 मिनट्स में होगी, बी जॉब 5 मिनट्स में होगी, सी जॉब 1 मिनट में होगी, and D job will complete in the 5 minute, E job will complete in 7 minutes, F job will complete in 6 minutes. So far, in the second machine, the job A will be completed in 3 minutes. Similarly, B job will complete in 7 and so on. अब सीक्वेंस ऑफ जॉब शेड्यूल का मतलब ये है कि आपने देखें, अगर इस हिसाब से मैं ए बी सी डी ई जॉब करवा लूं तो 4 + 5 9 10 15 और 7 22 और 28. अब आपको यू विल हैव 28 मिनट्स टू कंप्लीट 6 डिफरेंट जॉब्स बाय मशीन 1. Similarly, when 3 7 10 16 17 and or 10 27. So we'll have 27 minutes required to complete these 6 different jobs. अब वो कहता है इसकी सीक्वेंस ऐसी अच्छी तरीके से बनाएं, इस तरह की प्लानिंग करें कि आपके पास मिनिमम प्रोडक्शन टाइम हो और आप ये सारे काम कंप्लीट कर लें. Construct a sequence table with 1 to 6. Enter the job with minimum operation time. Add 161 column 1, and that is job schedules to be last. Similarly, identify the job with minimum operation time at M2 and the scheduled time this job for the all at sequence 6E. Proceed in the same manner for the remaining job. Look at here.
ये टोटल कितना बनता है? 3 5 4 9 10 15 22 28 और 27। ठीक है। The sequence of the job C A B F do 1 2 3 4 5 6. Machine 1, machine 2 1 मिनट, सी जॉब जो थी वो 1 मिनट थी। ये टेबल ड्रॉ कर लें अपने पास, आपके पास भी होगा। सी ऑप्शन ऑपरेशन को वो पहले लेता है, ठीक 1 मिनट बाद वो ए ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है, और इधर उसने मशीन 2 में भी सी को पहले लिया है। उसके बाद ए, फिर बी, फिर एफ, और फिर डी, और फिर ई। द टोटल प्रोडक्शन टाइम इज 28 आवर्स। अब इसको इस तरीके से तरतीब देना है कि आपका मिनिमम टाइम लगे। आप 28 आवर की बजाय इसको 25, 24, 23 आवर में चेंज करना है। ठीक है जी। 6 मशीनों के टाइमिंग दिए हुए हैं, 2 मशीनों के टाइमिंग और 6 डिफरेंट जॉब्स। इसको सी ए बी एफ डी ई क्यों लिखा है? 1 मिनट बाद सी खत्म हो जाएगा, सी जॉब मशीन 1 के जरिए, और सी जॉब मशीन 2 के जरिए। उसके बाद आपके पास यहाँ 1 घंटा गुजरा है और यहाँ 7 घंटे गुजर चुके हैं। फिर आपने ए स्टार्ट करवा लिया 1 घंटे गुजरने के बाद, जॉब ए स्टार्ट की सी के बाद, मशीन 1 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने 5 घंटे तक ए से काम, ये आवर्स हैं सब, ये जो है ये आवर्स हैं, टाइम्स इन आवर्स ऊपर लिखा हुआ है। मशीन उसके बाद आपने सी की जॉब हो गई, ए की जॉब हो गई, 6 घंटे गुजर गए, और यहाँ अभी मशीन 2 में जॉब सी ही चल रही है क्योंकि इट विल कंप्लीट इन 7 आवर्स। नाउ देन यू स्टार्टेड बी जॉब बाय मशीन 1, इट वुड कंप्लीट इन 5 आवर्स। अब 10 आवर टोटल गुजर गए हैं और 3 काम हो गए हैं सी ए बी। जब आपका सी मशीन 2 के जरिए 7 खत्म हुआ था, तो आपने ए जॉब शुरू कर दी जो कि 3 घंटे में होनी थी, यहां पर भी 10 घंटे पूरे हो गए। अब 10 घंटे गुजरने के बाद सी ए और बी मशीन 1 के जरिए जॉब हो चुकी हैं। सिमिलरली सी और ए मशीन 2 के जरिए भी हो चुकी हैं। अब ठीक 10 घंटे बाद आपने एफ जॉब स्टार्ट कर दी, इसी तरह आपने बी जॉब मशीन 2 के जरिए स्टार्ट कर दी। एफ आपका 6 घंटे में होना था, और आपने मशीन 2 के जरिए भी आपने बी जॉब शुरू कर दी, वो होना था आपका 7 घंटे में। अब मशीन 1 के जरिए 16 घंटे गुजर चुके हैं, उसके बाद आपने 16 घंटे के बाद आपने डी जॉब स्टार्ट की, और इधर 17 आवर्स के बाद आपने एफ जॉब स्टार्ट कर दी। एफ जॉब 10 घंटे में होनी थी, 27 घंटे गुजर चुके हैं, और डी जॉब आपकी 5 घंटे में होनी है, वो आपका 21 घंटे गुजर चुके हैं।
और आप ई आपकी आपके 7 घंटे में होनी है, वो 28 घंटे हो गए। और डी जॉब आपकी 1 घंटे में होनी है, फिर 28 घंटे हो गए। और ई की वैल्यू आगे 0 है क्योंकि वो काम करना नहीं है, वो 28। दोनों एक ही मशीन को आपने यूटिलाइज किया 28 घंटों में। दोनों मशीनों को 28 घंटों में प्रॉपर तरीके से यूज कर लिया। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस चल रही थी शुरू में क्वेश्चन की, वो आपके पास 7 और 3 10 और 6 1 7 और 10 20 27, ये 27 घंटे हैं। और ऊपर 4 से 5 9 10 15 22 और 28। तो किसी भी मशीन को फारिग नहीं रहने दिया, यानी 28 घंटों में ऊपर वाली जॉब की और नीचे वाली जॉब की। अब आप ये भी कह सकते थे कि सर मैं इसको 27 घंटों में करके और नीचे वाले को भी, ऊपर वाले को मशीन 1 को 28 घंटे में करके नीचे बी M2 मशीन को 27 घंटे में काम खत्म किया जा सकता था। बट प्लानिंग ये है कि आपने सारी मशीनों को एट ए टाइम शुरू करना है और एट ए टाइम ही खत्म करना है। बात समझ आई है? किसी भी मशीन को फ्री टाइम के लिए नहीं रख सकते। इंडस्ट्री के अंदर एट ए टाइम प्लानिंग जब भी शुरू करनी है, फुल फ्लैश सब मशीनों को टाइम यूज करना है। दो चीजें सर होती हैं। एक क्वेश्चन है जी जी। सर, फिगर 11.2 में जो मशीन 1 है उनसे 0 से स्टार्ट किया, उसमें मशीन 2 में 1 से स्टार्ट किया, ये इसमें कोई फर्क है या नहीं? 1 किसको कह रहे हो आप? जो मशीन 1 है ना उसमें टाइम अगर देखें ना 0 पर 1 पर आगे 1 5 इस तरह। जी जी। जो मशीन 2 है उसमें जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो पहले ही 1 है फिर 7 है आगे इस तरह। तो ये पूछूं इसमें कोई फर्क है या नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं है। वो ऊपर 0 उसने इसलिए लिखा है कि उसने 0 यानी पहले स्टार्ट टाइम ही उसने सी से किया है। ठीक है, सी का कितना टाइम है नीचे वाले बी का? सर मशीन 2 का तो 6 था, उसका 1 था। ठीक है, ये देखें मशीन 2 का 6 है, ये इधर देखें पिछले जी पेज में। सर। ठीक है, अब इसको वो 0 घंटे से स्टार्ट करता है, इसको वो 1 घंटे बाद स्टार्ट करता है। अब यहाँ पहले उसने इस पर काम किया, फिर उस पर वो काम किया उसने। अब ये 1 घंटा क्यों लेट स्टार्ट किया? ये होना नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि हो सकता है मशीन खराब हो या मेंटेनेंस हो, बट मैं ये कहता हूँ ये भी 0 से स्टार्ट होना चाहिए। जी सर। अगर वो 1 घंटे में किया है तो ये 0 से 6 घंटा आना चाहिए। बहरहाल जी प्लानिंग इस तरह की जाती है कि इंडस्ट्री के अंदर 5 6 इकट्ठी मशीनें होती हैं और डिफरेंट जॉब चल रही होती हैं। जैसे आप कहें जी मेरे पास 6 ड्रिल मशीनें हैं, मेरे पास 10 लेथ मशीनें हैं, चलें जी प्रोडक्शन स्टार्ट करें। अब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मैं किस तरह आज 10 के 10 ये लेथ मशीनों को यूज करूं और 6 की 6 ड्रिल मशीनों को यूज करूं। तो ऐसी प्लानिंग मत बनाएं कि एक मशीन पर ज्यादा लोड डाल दें और बाकियों को फ्री और ऑपरेटर सारे फ्री बैठे रहें। सब मशीनों को इकट्ठा यूज करना है, सब मशीनों को इकट्ठा यूज करना है और सब ड्रिल मशीनों को भी इकट्ठा यूज करना है। इंडस्ट्री के अंदर काफी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो आप ऐसी प्लानिंग बना के उनको देते हैं कि जी आप इस तरीके से काम करें। बट पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस से आपने जॉब करवानी है। यानी सीक्वेंस आप उसको बना के देंगे कि जी तुम मशीन नंबर 1 ड्रिलिंग मशीन पर पहले ये काम करो, फिर मशीन नंबर 2 मीनवाइल तुम ये काम करो, फिर मशीन ड्रिल मशीन के थर्ड ऑपरेटर को आपने कहना है आप ये काम करें। इकट्ठा ही टाइम स्टार्ट करवाना है तमाम ड्रिल मशीनों पर और इसी तरह इकट्ठा ही स्टार्ट करवाना है लेथ मशीनों पर, ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ली जा सके। प्लानिंग करने का मकसद ये है। इसी को हम कहते हैं जॉबिंग प्रोडक्शन। इसी को क्या कहते हैं? जॉबिंग प्रोडक्शन। मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू प्लान प्रोडक्शन फॉर जॉब्स नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड ऑफन। यानी आपने बार बार एक तो रिपीट काम को नहीं करना। किसी एक को काम दे दिया और उसको कहा चलो दूसरी मशीन पर भी वही दे दिया, तीसरी मशीन पर भी वही काम कर रहे हैं, नहीं। मुख्तलिफ कामों से स्टार्ट करना है आपने। इसने बेशक सीसी से स्टार्ट किया है, आपको मुख्तलिफ कामों से तमाम मशीनों के ऑपरेटर को यूज करते हुए इस्तेमाल करना है। और प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर वेरिएबल डिमांड। अब
वेरिएबल तो रहेगी, जारी बात है, ये नहीं हो सकता कि एक जैसी प्रोडक्शन आएगी। लेन मशीन पर कुछ ऐसा काम आएगा जो 10 मिनट में हो जाएगा, दूसरा ऑपरेटर कहेगा सर आप हमेशा मुझे 15 मिनट के लिए काम देते हैं, वो 5 मिनट में फ्री हो जाता है। तीसरा ऑपरेटर फिर कहेगा सर आप मुझे आधे घंटे का काम देते हैं, वो पहले 2 तो बड़ी जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो वेरिएशन रहेगी। नेक्स्ट टाइम उसको कहेंगे अच्छा यार नेक्स्ट काम जो हमारे पास आएगा उसमें मैं तुम्हें 15 मिनट्स वाले को आप 30 मिनट्स का काम दे सकते हैं, और 30 मिनट्स के काम को 10 मिनट्स का काम दे सकते हैं। तो वेरिएशन प्रोडक्शन प्लानिंग में रहती है, ये कभी सीक्वेंस और सिमिलरली नहीं हो सकती। तो जॉबिंग का प्रोडक्शन ये होता है कि किस किस को जॉब किस किस बंदे को देनी है, किस तरह टाइम को यूटिलाइज करना है। एक तो ये काम होता है। उसके बाद ये सिंपल है, इसमें कोई इतनी परेशान होने की बात नहीं है। मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन होनी चाहिए, किसी मशीन को आप फ्री नहीं कर सकते हैं। अब ये 1 आवर से स्टार्ट करने का मकसद ये बताया गया है बीच में कि आपके पास शेड्यूल कुछ ऐसा था, मशीन खराब थी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास थी, तो 1 वीक किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ 0 के आप 0 ही रखें हमेशा। ठीक है। एग्जाम्पल 2 समझे, ये डिफरेंट टाइप्स की है। द डिमांड फोरकास्ट ऑफ डोमेस्टिक किधर गया शबाज? जी सर। कोई पॉइंट क्लियर हो गया? जॉबिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर वेरिएबल डिमांड। अच्छा, जी अब ये सर। 0 आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 लिख लें आप, इधर 0 6 लिख लें। ठीक है। 1 से स्टार्ट करने का मकसद उसने थोड़ा सा आगे रख के बताया ना, सर्कल देखें, यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा है और यहीं से वो 0 से स्टार्ट सी जॉब भी स्टार्ट कर सकता था बाय मशीन 2, बट उसने 1 से इसलिए जी स्टार्ट किया है बताने के लिए कि मशीन खराब भी हो सकती है, मेंटेनेंस के पास भी जा सकती है, कोई पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए मशीन बंद है, आप उसको 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट डजंट मीन कि आपके पास हर चीज एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज मशीन अवेलेबल होगी, ऐसे नहीं होता। जब आप ये जी प्रोडक्शन प्लानिंग वालों को बुलाते हैं ना, काम करते हैं, तो वो फिर मेंटेनेंस वालों को भी बुला लेते हैं कि जी मशीनें सारी चल रही हैं। हम प्रोडक्शन प्लानिंग की मीटिंग्स में हर रोज हर जब भी प्रोडक्शन प्लानिंग की मीटिंग होती थी तो उसमें हम मेंटेनेंस का हेड चला जाता था, या मेंटेनेंस का हम मैं अगर बिजी होता था सुपरवाइजर को भेज देता था, तो उसमें वो सुपरवाइजर के पास सारा रिकॉर्ड होता था कि जी हाँ हमारे पास सारी मशीन एक्टिविटी मौजूद है। या कोई मशीन अगर ख़राब है तो हमने कह देना जी एफ मशीन 2 जो है वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसका फलां पार्ट जो है ना बाहर से रिपेयर होने के लिए गया हुआ है। जैसे ही वी विल रिसीव देन वी विल कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट एंड देन वी स्टार्ट द मशीन। तो इशू चलते रहते हैं साथ साथ। 100% मशीनें अवेलेबिलिटी नहीं होती इंडस्ट्री के अंदर। तो प्लानिंग जो है वो मशीनों की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि मशीनें अवेलेबल हैं या नहीं है। इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर वेरिएबल डिमांड। और जॉबिंग प्रोडक्शन का मतलब डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट मशीन के साथ सेट करना। अब ये तो है सिंपल, 2 मशीन अगर आपके पास पड़ी हो। तो अगर ज्यादा सारी मशीनें हो फिर क्या होगा, उसके लिए एग्जांपल नंबर 2, द डिमांड फोरकास्ट ऑफ द डोमेस्टिक पंप इज गिवन इन द टेबल बिलो। अब डिमांड फोरकास्ट दी हुई है, फोरकास्ट दी हुई है फ्यूचर की फोरकास्ट कि जी आपने मुझे इतनी इतनी डिमांड चाहिए। जनवरी में 100 पंप चाहिए, फरवरी में मुझे 180 पंप चाहिए, मार्च में 250 चाहिए, अप्रैल में इतने चाहिए, मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये पूरे उसने पंप दे दिए, फोरकास्ट करके दे दिया है। एक कंपनी है उसको इतने पंप चाहिए और वो डिमांड किसको कर रही है? पंप बनाने वाले को। ठीक है, जो सिर्फ पंप बनाती है, उसने उसको ऑर्डर दे दिया एक कंपनी ने कि मुझे जनवरी में इतने पंप चाहिए, फरवरी में इतने पंप चाहिए, फोरकास्ट करके उसने बता दिया आपने मुझे इतने इतने पंप देने हैं। इसी तरह ऑर्डर चल रहे होते हैं। अब एक टेक्सटाइल की कंपनी है, मैं बेशक टेक्सटाइल कंपनी का मालिक हूँ और एक टेक्सटाइल कंपनी चला रहा हूँ, शर्टें बना रहा हूँ। तो मुझे शबाज एंड कंपनी कहती है जी मुझे पहले महीने में इतनी शर्टें चाहिए, दूसरे महीने में इतनी शर्टें चाहिए, तीसरे, कोई सीक्वेंस तो नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह दूसरा कोई रेहान की कंपनी है, वो कहेगा जी मुझे पहले महीने में 150 शर्टें चाहिए, दूसरे महीने में 170 चाहिए। तो हर एक की डिफरेंट डिमांड होती है और डिफरेंट डिमांड डिफरेंट महीनों में होती है। तो अब एक ये बंदा है उसको पंप चाहिए, उसने फोरकास्ट करके दे दिया है एक पंप वाली कंपनी को कि जी मुझे ये गिवन ब्लो के मुताबिक टेबल के मुताबिक यूनिट्स प्रोवाइड करो। अब वो कहता है एक यूनिट कॉस्ट इज 60,000 रुपीज। अब वो साथ उसने बता भी दिया है मालिक ने कि मैं एक पंप की कीमत 6,000 रुपये लगाऊंगा एंड द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज 2.5% ऑफ मंथ। होल्डिंग कॉस्ट से मुराद जो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी टोटल कॉस्ट हो उसका 2.5%। अब 2.5 1% इसका निकलेगा 60 रुपये
और 2 का मतलब 120 रुपए और 30 और जमा कर दो 150 रुपए। एक्स्ट्रा हमारे 2.5 जितना भी हम एक्स्ट्रा बना के रखेंगे वो हम उसको 2.5% के हिसाब से होल्डिंग कॉस्ट लगाएंगे। ओवर टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व्स एन एडिशन फॉर रुपीज 300 पर यूनिट कॉस्ट। और अगर हमें प्रोडक्शन के दौरान एक्स्ट्रा पंप बनाने पड़ते हैं तो एक पंप को बनाने के लिए हमें 300 रुपए पर यूनिट कॉस्ट ओवर टाइम खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है रेहान, क्या समझ आई? एक दफा रिपीट कर दो ताकि आपको, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जी सर। बताएं क्या क्वेश्चन समझ आया? सर यही इसकी डिमांड फोरकास्ट का समझ आ गया सर। और आगे? तो टोटल कास्ट का सर मतलब कि 2.5% मतलब कि होगा। मैं मतलब अगर हमने प्रोडक्शन 6000 कॉस्ट क्या मतलब है? देनी पड़ेगी सर, ये टोटल मतलब है ना ये अमाउंट, उसका हमें मतलब 2.5% देना पड़ेगा फिर, ताकि मतलब कि ऑर्डर तैयार करने के लिए मतलब कि अभी जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल हमें 300 देनी पड़ेगी मतलब 6,000 में से। 6000 क्या चीज है? सर ये टोटल अमाउंट ना, मतलब ये कोई किसी उसकी आइटम की। जी शुभाष, ठीक कह रहा है? आप बताएं शिवा। सर इसमें ये जो एक पीस है उसकी 6,000 है टोटल अमाउंट और नहीं है रेहान, तुम टोटल अमाउंट कह रहे हो। जी सर। एक यूनिट की कीमत 6000 है। जी सर, वही उसी की मतलब यूनिट की बोल रहा हूँ मैं। बेटा आप टोटल अमाउंट क्यों कह रहे हो, फिर लफ्ज यूज कर रहे हो? क्यों शुभाष कह सर रहा था ना? यूनिट की टोटल अमाउंट। जी सर। आप टोटल अमाउंट कंफ्यूज कर रहे हैं ना। 6000 रुपए का एक पंप है और मुझे जी सर। बिलो टेबल के मुताबिक मुझे डिमांड चाहिए। मैंने एक पंप वाली कंपनी को ऑर्डर जारी कर दिए हैं, ठीक है, और उसमें ये भी बता दिया है कि जी 2.5% मेरी होल्डिंग कॉस्ट आएगी अगर मुझे उसको होल्ड करना पड़ेगा पंप को। और ओवर टाइम अगर ठीक है मुझे सर। किसी दिन पंप ज्यादा बनाना पड़ेगा तो मुझे 300 रुपये कॉस्ट उस दिन की देनी पड़ेगी अगर मैं जितने भी पंप एक्स्ट्रा बनाऊंगा। अब देखें, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये भी दिस इज द बिलो टेबल में उसने ये दे दिया है कि आपको ये चाहिए। वर्किंग डेज उसने दे दिए हैं 26, 24, 25, इसलिए संडे को छुट्टी होती है। और सवाल क्वेश्चन में ये भी दे दिया है कि मैं 16 यूनिट पर डे बना सकता हूँ। ठीक है शबाज, 16 यूनिट्स पर डे प्रोडक्शन बना सकता हूँ। द टोटल डिमांड इज 4130 यूनिट्स। जब आप इन सबको ऐड करेंगे 100 प्लस 180, 250, 520, 580, 540, 40 सबको ऐड करेंगे तो मुझे नहीं पता ये क्या आएगा बहरहाल, लेकिन वो 16 यूनिट्स पर डे आप बना सकते हैं। टोटल वर्किंग डे एनुअल में 295 है। ये सबको माइनस 365 होते हैं टोटल, लेकिन आप ज़्यादा बनाएंगे। अब ये मैंने 4720 लिखा हुआ है, इन सबको ऐड करते हैं तो 4720 आता है, लेकिन टोटल डिमांड जो हमें रिसीव हुई है वो 4130 है। एक कैलकुलेटर पकड़ के मारो यार सब जरा जल्दी से, क्या आता है ये टोटल? बात कैलकुलेटर है। जी सर कर 100 रहा हूँ। प्लस 180 प्लस 250 प्लस 520 प्लस 580 प्लस 540 प्लस 450 प्लस 480 प्लस 410 प्लस 310 प्लस 190 प्लस 120। कितना आया जी? 4130। ठीक है, कर लिए शबाज? किधर गया शबाज? एक मिनट सर। कोई तो बच्चा मेरे साथ हो ना। सर 4130। ठीक है, अब एक कंपनी ने उसको ऑर्डर दे दिए और उसके मुताबिक आपको 4130 यूनिट्स का पर एक साल का ऑर्डर दे दिया। हमारे पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 16 यूनिट्स की है पर डे। हमारे पास कितनी है एक दिन में हम बना सकते हैं? 16 यूनिट्स पर डे। 16 यूनिट्स पर डे। अब हमारे पास वर्किंग डेज हैं ये वाले जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप इनको अब सारों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 26
जमा 24 जमा 25 जमा 25 जमा 26 जमा 25 24 24 24 25 23 एंड 24। यह आ गया आपके पास। कैलकुलेटर मेरे नजर आ रहा है? नो सर, यस सर। अब आ रहा है। ठीक है, 295 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल वर्किंग डेज कितने हैं? 295 साल के। अब आप 295 को 4130 से मल्टीप्लाई करें। 295 मल्टीप्लाई 4130 कि मेरे पास इतने दिन है। सॉरी 295 मल्टीप्लाई बाय 16, आप 16 की कैपेसिटी बना सकते हैं। आ गया 4720। ओके। ओके सर। yes, sir. अब आपकी जो कैपेसिटी है पंप बनाने की वो 4720 की है। ऑर्डर आपके पास आया है 4130 रुपए। ओके, यस सर। यानी आपके पास थोड़ा सा कम ऑर्डर आया, आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, पहले महीने में आप 16 ज़रब 26 करें। पहले 16 दिन एक दिन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। 16 ज़रब 26 430 बनता है शायद। 730 400 कितना बनता है? 400 दिया आपने। 16 ज़रब, बाकी कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा, पता नहीं, शायद समझ आ रही है सबको या तो कोई भी नहीं आ रही। 16 ज़रब 26 416। 416 सर। ठीक है, अब हम 416 प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कैपेसिटी है कि हम 416 बना के दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑर्डर कितना है जनवरी का? 100 पीस। 100 पीस। अब 100 का। 416 बना के आपने 100 पीस जनवरी में दे दिए। बाकी कितने रह गए? 316। समझ आ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही है। इसी तरह ये देखिए नीचे डिमांड लिखी हुई है। ठीक, ये प्रोडक्शन डेज नीचे इसने लिख दिए। अब हम टेबल बना रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रोडक्शन पीस 26 ज़रब 16 316 और 316 100 पीस आपने दे दिए, बाकी 316 बच गए। अगला महीना आ गया, आपके पास डेज कितने थे? 24। 24 ज़रब 16 करें। 384। 384 में से आपने 180 का ऑर्डर था। बनाए। 204। पिछले महीने कितने पड़े थे आपके पास? 316। ये लिखते जाओ यार कहीं। 316। 316 आपके पास पिछले महीने के पड़े थे। इस महीने आपने फरवरी में, क्योंकि 28 दिन होते हैं, 24 वर्किंग डे थे, 4 संडे थे, इसलिए 24 ज़रब 16 किया तो कितना आया? अब शहबाज आपने मेरे साथ कॉपरेट करना है, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आप एक बंदा करे जरूर। जी सर। कितना हो गया? 384 आएंगे सर। 384। पिछले हमारे पास कितना जनवरी में हमारे पास स्पेयर पड़ा हुआ था ऑर्डर 100 देने के बाद? 316 सर। हाँ, वो अब टोटल फरवरी के एंड में हमारे पास टोटल कितने हो गए? 316 जमा 300 क्या सर? फरवरी में आपने कितनी प्रोडक्शन दी है? 384 है सर इस महीने की। ठीक है ना। अब पिछले जनवरी में कितने पड़े हुए थे हमारे पास? 316 सर। हाँ, 100 पीस दे दिया था। अब इसको भी इसी में ऐड कर दें। फरवरी के एंड तक कितनी टोटल प्रोडक्शन हो गई? जी बोले। 700। पूरी
जी सर, जो हाँ पिछली बकाया थी और इस महीने की ऐड ठीक हो करके गया, सब उसमें से 180 पीस फरवरी के एंड में दे दिए उसको। 520 बच गए सर। ठीक है, वो आप आगे 520 लिख लें। अब आपने मार्च के प्रोडक्शन की 25 पीस, 25 दिन थे और 200 16, 25 को 16 से जरब दें 400 सर। 400। पीछे कितने बचे थे फरवरी के एंड में? 520, 520 ऐड कर दें, 920 हो गए सर। ठीक है। 250 निकाल दें उसमें से, क्योंकि मार्च के एंड में आपने, रेहान समझ आ रही है? कुछ नहीं समझ आ रही इसको। जी सर, आ रही है सर। और ये सर 670 बच गए सर। 670 बच गए। अप्रैल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। अब आपने 670 की जो क्वांटिटी वो याद रखनी है। अच्छा जी, अब अप्रैल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, 25 दिन है हमारे पास, 16 की हमारे पास कैपेसिटी है, 16 से जरब दें, 400 सर। ठीक है। 25 से 16 जब 400, टोटल पिछले कितने पड़े थे हमारे पास मार्च के एंड में? 670, जमा कर दें उसमें, 1070, ठीक है। अप्रैल का ऑर्डर कितना है? 520, ठीक है, बाकी कितने बच गए? 550, 550 लिख लो। अच्छा जी, मई का महीना शुरू हो गया। मई के महीने में 26 दिन है, 26 से जब 16, 416 सर। जमा कर दो। पिछले अप्रैल में कितने बचे थे? 900, 966, ठीक है, 900, माइनस करें 540, 580 426, कितना? 426 आ गया। 426 बाकी रह गए, जी सर। ठीक है, लिख लो। जून शुरू हो गया, 25 अभी जरब, 580 में करने थे, जी क्या हुआ? 580 में से करने थे माइनस, मई में 580 बने, आपने 540 कह दिए। देख रहा, पिछले महीने की प्रोडक्शन उसमें ऐड करते जाए बहरहाल। ठीक है। अब किधर गया शहबाज, बोल नहीं रहा। एक मिनट सर, मैं वो 580 से कर बेटा लूँ अब फिर सही टाइम बहुत, फिगर 6 मिनट हमारे पास रह गए हैं, इतना नहीं है, पहले से ही काम ठीक करके रखना था ना मिस्टर इंजीनियर। सर 386 रह गए हैं पीस पीछे। ठीक है, अब जून की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, 25 जरब 16 कितना आया? 400 ठीक है, देने कितने हैं? देने हैं सर 580, नहीं 440। 540। अब आपके पास नहीं कैपेसिटी पूरी हो रही, पिछले जो मई में एंड पड़े हुए थे वो हमने उसमें से ले लिए कुछ। कितने लिए? टोटल मई के एंड में कितने बचे थे हमारे पास? 386 सर। 386 बचे थे। और जून की प्रोडक्शन कितनी थी? इसकी सर थी 400। 400, 400 जमा 300, दोनों को ऐड करो, कितने? यानी जून के एक मिनट एंड में सर, हमारे पास 400 प्लस 386, हाँ 76 सर। ठीक है, उसमें से जून के 540 निकाल दो, दे दिए। 246। अब ये 246 बच गए हैं जून के एंड में, बाकी सारा अब नहीं बोलना आपने। अच्छा, जुलाई के 450 का ऑर्डर है, 24 दिन है, 24 जरब 16 करें, 384। जी 384 जम ऑर्डर कितना देना है? 450 का। तो जून के एंड में हमारे पास कुछ बचे थे ना? जी सर 246 में क्या था? हाँ, उसमें से माइनस करके निकालें कितना बचता है बाकी। अब उसको उसमें से पूरे करें, जुलाई का ऑर्डर पूरा करें। माइनस करना है कि ऐड करना है सर? यार ये आप सोच लो ना भाई, जुलाई की प्रोडक्शन कितनी हुई है? सर 450 है। मैं पूछ रहा हूँ जुलाई की प्रोडक्शन कितनी हुई है। सर लिखी हुई है 450 ऊपर। बेटा नहीं ना, समझ नहीं आई फिर इसका मतलब। सर तो रेहान, प्रोडक्शन ऐसे ही कैसे कर रहे हैं ना निकालनी है सर, किसी भी ऐड मंथ की? करके। सर 24 × 16। हाँ जी शबाज, 24 × 16 मैं प्रोडक्शन पूछ रहा हूँ, 24 × 16। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अभी सारे निकालता आया, आप कहता है अच्छा अच्छा। 384 सर।
ठीक है, ये हमारी प्रोडक्शन है। ऑर्डर कितना है? 450। अच्छा, अब जून के एंड में हमारे पास बचे कितने थे? 246। ठीक है, उसमें से पूरे करो, उसके बाकी 450 ऑर्डर दो उनको। बाकी कितने रह गए? चले भाई, 108 जी 180 सर। 108 सर 108 सर 108 ठीक है, 108 बच गए। जुलाई के एंड में कितने बच गए शबाज? 108। 108। ठीक हो गया। अगस्त की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, 24 × 16 करें। 384। 384। देना कितने हैं? 480। पूरे करें उसमें से। 12 बच गए। 12 बच गए। सितंबर की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, 24 × 16 384 आ गया। ठीक है, जी। ऑर्डर कितने हैं? 410 का। 410। ठीक है, हमारे पास कितने पड़े हैं? 12। 12। 384 जमा 12 396। 396 ठीक, कितने कम हो गए? जी हो गए सर। 14 सर। -14 कम हो गए। ठीक है, अच्छा अब आपने 25 ज़रब 16 करना है, फिर 23 ज़रब 16 करना है, इस तरह कैलकुलेट करके सपोज आपके पास दिसंबर के एंड तक जाके आप देखते हैं मेरे पास -70 कोई ऐड आ जाता है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ शबाज, ठीक है, माइनस, मेरे पास टाइम नहीं है, 2 मिनट रह गए हैं, मैंने अटेंडेंस भी आप जी लोगों की सर। उठानी है। तो अगर -70 आ जाता है तो उस 70 को आप पिछले सारे 11 महीनों में डिवाइड करेंगे और उतनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बनाएंगे ओवर टाइम का सर। ओवर टाइम में। ठीक है, उसने नीचे लिखा हुआ है द मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये वाली लाइन में मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट अलाउड 20 यूनिट्स पर डे। 16 की कैपेसिटी है, 20 आप बना सकते हैं, यानी 4 आप एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो 12 चौके 48। आप अगर हर महीने 4 भी फालतू बनाए, सॉरी 20 यूनिट्स हैं आपके पास पर डे के हिसाब से, 4 डेली भी बनाए। अब आपने कुछ कुछ दिनों में अगर -70 वैल्यू आती है सपोज आखिर में, तो -70 को आपने 365 पर डिवाइड करना है, तो आप डेली 1 या 2 पंप बनाएंगे। प्लानिंग का ये फायदा होता है जिसमें आप वो कैपेसिटी फुलफिल करेंगे। क्योंकि हमारे पास जनवरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में ऑर्डर बड़े ज्यादा थे, और जनवरी फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऑर्डर थोड़े थे। तो हमने जो पहले स्टॉक जो रखा हुआ था, जैसे जनवरी में हमारे पास एक्स्ट्रा जो बच गए थे, वो कॉस्ट हमारी होल्डिंग कॉस्ट वो भी ऐड करनी पड़नी थी, क्योंकि 100 पीस आपने दे दिए और 26 × 16 करें तो क्या आता है सर? 416। हाँ, तो अब 316 जो आपने एक्स्ट्रा वहां पर रखे हुए थे, वो आपके होल्डिंग कॉस्ट भी जो हमने शुरू में 2.5% निकाली थी वो भी डालनी थी। तो टोटल खर्चा ऐसे साथ साथ डालते जाते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आई है नहीं आई है। टाइम खत्म हो गया। अगर आपने एक्स्ट्रा लेक्चर रेहान रखना है इसी सिर्फ प्रोडक्शन प्लानिंग के, तो मुझे बता दो अभी। थोड़ा सा कैमरा जल्दी से ऑन कर दें, मैं स्क्रीन सेव ले लूं सब बच्चे। जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है। चले, मैंने स्क्रीन सेव कर लिया। रेहान अगर एक्स्ट्रा टाइम ग्रुप में मुझे बता देना लेना हो तो, अगर बच्चों को समझ आई है तो। लास्ट रोल नंबर 58 जिसने हाँ, मार्क ये किया है।